जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मैनुअल थमा दिया गया है। एक ऐसा मैनुअल जो आपको विस्तार से बताता है कि बेहद जिद्दी, बागी और बुरी आदतों वाले 24 साल के इंसान को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत मुश्किल काम लगता है सुनने में ही। बिल्कुल। आप उसे पढ़ते हैं, उस कठिन चुनौती के लिए खुद को मेंटली तैयार करते हैं और तभी कुछ बदल जाता है। हाँ, तभी अचानक उस स्रोत में एक सुधार आता है, एक छोटा सा टाइपो। पता चलता है कि उस व्यक्ति की उम्र 24 साल नहीं बल्कि सिर्फ 14 साल है। वाह। और सिर्फ उस एक नंबर के बदलने से, मतलब उस 2 से 1 हो जाने से पूरी की पूरी रणनीति खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। सही बात है। 24 साल और 14 साल की उम्र के बीच की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का स्रोत एक बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प पेरेंटिंग और मेंटरिंग गाइड है। ये गाइड एक ऐसे व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित है जिसने एक बच्चे को गोद लिया है और वो उसकी गहरी जड़ों तक बैठ चुकी बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी की तरह। हाँ। शुरुआत में जब उम्र 24 साल बताई गई थी तो गाइड का नियम था कि आप इस उम्र के इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस पर थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं या उसे शेप कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी एक सोच है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही उम्र 14 साल स्पष्ट होती है, गाइड का पूरा टोन बदल जाता है। अब ये सिर्फ शेप करने की बात नहीं है, अब यहाँ 3 C's आ जाते हैं: कंट्रोल, कनेक्शन और कंसिस्टेंसी। तो मेरी समझ से ये सवाल उठता है कि उम्र के इस 10 साल के अंतर से इंसान के दिमाग में ऐसा क्या बदल जाता है कि पूरी रणनीति ही पलटनी पड़ती है। देखिए, इसका सीधा जवाब है हमारे दिमाग की बनावट, जिसे हम विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब कोई 24 साल का होता है तो उसके दिमाग के न्यूरल पाथवे या रास्तों की तुलना एक पक्की सीमेंट की सड़क से की जा सकती है। अच्छा, मतलब वो सेट हो चुकी है। हाँ, आपकी आदतें, आपका दुनिया को देखने का नजरिया और आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी काफी हद तक तय हो चुकी होती है। आप उस सड़क पर ट्रैफिक को थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन सड़क को तोड़कर नया बनाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। इसलिए 24 साल के व्यक्ति के साथ सीधा कंट्रोल काम नहीं करता, वहां विद्रोह होगा। लेकिन 14 साल की उम्र में वो सीमेंट अभी भी गीला है। एकदम सही। 14 साल की उम्र में इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेता है और नतीजों के बारे में सोचता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। वो भी बन रहा है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग अभी प्रोसेस में है। बिल्कुल। ये वो उम्र है जहां एक इंसान ये तय कर रहा होता है कि मैं कौन हूं। उसकी पहचान अभी एक खाली कैनवस की तरह है। इसलिए गाइड कहता है कि अब आपको कंट्रोल भी चाहिए ताकि वो गलत दिशा में ना जाए, कनेक्शन भी चाहिए ताकि वो आप पर भरोसा करे, और कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि गीले सीमेंट को आकार लेने के लिए एक लगातार ढांचा की जरूरत होती है। हाँ, एग्जैक्टली। ये समझ में आता है। लेकिन जब हम इस गाइड के पहले कदम को देखते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर 14 साल का बच्चा कोई बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, गालियां दे रहा है या फोन में घुसा है, तो हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है तुरंत नियम लागू करना, जैसे फोन बंद करो, तमीज से बात करो। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी यही करेगा। लेकिन ये स्रोत कहता है कि रुकिए, सुधार की शुरुआत नियमों से नहीं होनी चाहिए, शुरुआत कनेक्शन से होनी चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर समस्या व्यवहार की है तो हम बैठकर रिश्ते क्यों सुधार रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीधा नियम थोपने जाएंगे तो दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा प्रणाली है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जब आप किसी को उसकी गलती बताते हैं, खासकर उस टीनेज उम्र में, तो उसका दिमाग उसे सुधार की तरह नहीं बल्कि एक हमले की तरह प्रोसेस करता है। इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अमिगडाला हाईजैक मतलब इंसान तर्क करना बंद कर देता। बिल्कुल, वो सिर्फ खुद को बचाने की सोचता है। अगर आपका उस व्यक्ति के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, कोई इमोशनल बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपका हर नियम उसे एक दुश्मन की चाल लगेगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि हम एक पौधे को बड़ा करने के लिए उसकी पत्तियों को ऊपर की तरफ जबरदस्ती खींच रहे हैं, जबकि असल में हमें उसकी जड़ों को सही मिट्टी और पानी देना चाहिए। वाह, जड़ें मजबूत होंगी तो पत्तियां खुद सही दिशा में बढ़ेंगी। बेहतरीन एनालॉजी है आपकी। बिना जड़ों के पत्तियां खींचने से पौधा सिर्फ टूटेगा। स्रोत में इस कनेक्शन को बनाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका दिया गया है। रोज 20 से 30 मिनट
बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी लेक्चर के सिर्फ कैजुअल बातें करना। जैसे गेम्स के बारे में या कुछ और। हाँ, ये गेमिंग के बारे में हो सकता है, किसी मीम के बारे में हो सकता है, या इंस्टाग्राम रील्स पर हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी शर्त यह है कि ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ सुनना है। हाँ, क्योंकि मकसद उसे कुछ सिखाना नहीं है, मकसद सिर्फ ये भावना पैदा करना है कि ये इंसान मुझे समझता है, ये सिर्फ मुझे सुधारने का प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है। सही है। जब ये विश्वास बन जाता है तब अनुशासन की बारी आती है। और यहाँ भी स्रोत दो तरह के अनुशासन में फर्क करता है, डर पर आधारित और सम्मान पर आधारित। तो एक गार्डियन और एक वार्डन के बीच का फर्क, क्योंकि सच कहूं तो जब स्थिति हाथ से निकलती है तो ज्यादातर लोग अनजाने में वार्डन बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक वार्डन का काम है नियमों की एक लिस्ट पकड़ाना और फिर दूर बैठकर निगरानी करना कि नियम कब टूटा, ताकि वो सजा दे सके। वार्डन डर का इस्तेमाल करता है। और डर से कोई सुधरता थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि इंसान आपके सामने तो बिल्कुल सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे वो बाहर जाके वही करेगा। डर से आदत नहीं बदलती, सिर्फ छिप जाती है। इसके विपरीत एक गार्डियन क्या करता है? एक गार्डियन सीमाएं तय करता है, बाउंड्रीज। वो सम्मान के साथ बताता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। गाइड में एक लाइन है जो मुझे लगता है कि इस पूरी वार्डन बनाम गार्डियन की बहस को खत्म कर देती है। लाइन है, मुझे तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तेरी इस आदत से है। उफ, वो एक वाक्य मनोविज्ञान का मास्टर स्ट्रोक है ना? हाँ, जब आप ये कहते हैं तो आप इंसान की पहचान को उसके व्यवहार से अलग कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा ये एक्शन बुरा है और एक्शंस को बदला जा सकता है। ये उस इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म को तुरंत शांत कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जड़ों को पानी दे दिया, कनेक्शन बन गया, वो व्यक्ति समझ गया है कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन वो बुरी आदतें अभी भी वही है। वो रातों रात तो नहीं जाएंगी। स्रोत आदतों के विज्ञान पर आते हुए कहता है कि आप किसी बुरी आदत को सिर्फ हटा नहीं सकते, आपको उसे रिप्लेस करना होगा। अगर मैं सीधा कहूं कि अपना फोन छोड़ दो, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि इंसान का दिमाग खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर एक बच्चा दिन में 6 घंटे फोन चला रहा है और आप अचानक वो फोन छीन लेते हैं, तो उसके पास अब दिन के 6 घंटे खाली हैं। तो वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, उसका दिमाग उस खालीपन से घबरा जाएगा। स्रोत में एक बहुत स्पष्ट नियम है, खाली दिमाग समस्याओं की जड़ है। आइडल टाइम इज इक्वल्स टू बैड हैबिट्स। अगर आप कोई आदत निकाल रहे हैं तो तुरंत उस खाली जगह पर कोई दूसरी बेहतर आदत डालनी होगी। फोन की लत को जिम या किसी स्पोर्ट्स से रिप्लेस करना होगा। और गाली देने की आदत को शांत और सही शब्दों के इस्तेमाल से रिप्लेस करना होगा। बिल्कुल। दिमाग को हमेशा ये बताना पड़ता है कि क्या करना है, सिर्फ ये नहीं कि क्या नहीं करना है। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट गाइड में शाम की शारीरिक गतिविधि को अनिवार्य बताता है। मतलब आप उसे विकल्प नहीं दे रहे हैं, उसे शाम को 1.5 घंटे पसीना बहाना ही है। इसके पीछे सीधा हार्मोनल विज्ञान है। 14 साल की उम्र में शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन होता है, उबलता हुआ खून जिसे हम कहते हैं। हाँ, अगर वो ऊर्जा शारीरिक रूप से बाहर नहीं निकलेगी तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से गुस्से, आक्रामकता या चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आएगी। अच्छा, अब फिजिकल एक्टिविटी एक आउटलेट की तरह काम करती है। बिल्कुल। जब वो शाम को खेलकर या जिम करके थकेगा तो उसके शरीर से एंडोर्फिन रिलीज होंगे जो दिमाग को शांत करते हैं। और एक थका हुआ शरीर रात को फालतू बातों पर बहस नहीं करता। एकदम सही। लेकिन आदतों को बदलने की इसी प्रक्रिया में स्रोत एक मनोवैज्ञानिक चाल का जिक्र करता है जिसे चॉइस इल्यूजन या विकल्प का भ्रम कहा गया है। स्रोत कहता है कि सीधे मना करने या आदेश देने के बजाय विकल्प दें, जैसे तू फोन यूज करेगा या बाहर चलेगा। चॉइस सॉल्यूशन। यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अगर मैं एक स्मार्ट 14 साल के बच्चे से पूछूं कि तू फोन यूज करेगा या बाहर चलेगा, तो क्या वो इतना बेवकूफ है कि समझ ना पाए कि मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ? आपका पॉइंट तो है। वो तो सीधे कह सकता है कि मुझे दोनों ही नहीं करना, मैं अपने कमरे में बैठूंगा। क्या ये चॉइस इल्यूजन असल में काम करता है? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, चॉइस इल्यूजन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बच्चा सम्मोहित हो जाएगा, लेकिन ये इंसान की ऑटोनॉमी यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की जरूरत को ट्रिगर करता है। मतलब उसे लगता है कि पावर उसके पास है। हाँ, जब आप सीधे कहते हैं बाहर चलो, तो दिमाग का पहला रिस्पॉन्स नहीं होता है,
लेकिन जब आप दो विकल्प देते हैं, भले ही दोनों आपके तय किए हुए हों, तो दिमाग का ध्यान इस बात से हट जाता है कि मुझे आदेश दिया जा रहा है। तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? उसका ध्यान इस पर चला जाता है कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या बेहतर है। उसे लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, और अगर वो कोई तीसरा विकल्प, जैसे मैं कमरे में बैठूंगा, चुनता है, तो भी आप बातचीत के दरवाजे खोल रहे हैं, ना कि सीधा टकराव कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम उसके उस फिल्टर को बाईपास कर रहे हैं जो आदेश सुनते ही विद्रोह करने के लिए डिजाइन किया गया है। थ्योरी के स्तर पर यह बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असली दुनिया बहुत अलग है। कल्पना कीजिए आपने बहुत प्यार से चॉइस दी और सामने से उसने बदतमीजी कर दी या गाली दे दी। वहां कनेक्शन और चॉइस का भ्रम तो टूट गया। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है। यहीं पर गाइड का रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम सामने आता है। गाइड कहती है बदतमीजी पर 0 टॉलरेंस, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। ये कैसे संभव है? जब कोई बदतमीजी कर रहा हो तो बिना गुस्सा किए उसे कैसे सजा दी जा सकती है? यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। जब बच्चा चिल्ला रहा है तो वो असल में आपको अपने स्तर पर खींचने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रिगर कर रहा है हमें। बिल्कुल, वो चाहता है कि आप भी आपा खो दें, ताकि वो कह सके, देखो तुम भी तो चिल्ला रहे हो। अगर आप वहां चिल्ला दिए तो आपने अपना कंट्रोल खो दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? स्रोत कहता है हर बार बिना किसी अपवाद के शांत रहें और उसकी कोई सुविधा छीन लें, जैसे बिना एक शब्द बोले फोन ले लें। यहां कुंजी है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। मतलब हर बार एक ही रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर आपने एक बार गाली देने पर इग्नोर कर दिया और अगली बार थप्पड़ मार दिया तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। लेकिन अगर उसे पता है कि गाली देने का मतलब हर बार 2 दिन के लिए फोन जाना है, तो वो अगली बार खुद को रोक लेगा। और गुस्से के समय तो बात करने से ही मना किया गया है। अभी तो गुस्से में 10 मिनट बाद बात करेंगे, ये भी झगड़े को वहीं रोक देता है। सही कहा, वो पॉज बहुत जरूरी है। अब इस पूरे पनिशमेंट सिस्टम में एक नियम ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। नियम है सार्वजनिक रूप से कभी बेइज्जती मत करो। इसे पढ़ते हुए मुझे तुरंत बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स के पीआर क्राइसिस की याद आई। पीआर क्राइसिस? वाओ, ये तुलना दिलचस्प है। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, अगर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी कोई गलती करती है और आप ट्विटर पे सरेआम उस ब्रांड की बेइज्जती करते हैं, तो क्या होता है? वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल, कंपनी अपनी गलती नहीं मानती, उनका पीआर डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है, वे अपनी छवि बचाने के लिए पलटवार करते हैं। लेकिन अगर आप उसी कंपनी के सीईओ को एक प्राइवेट ईमेल लिखकर उनकी गलती बताएं, तो बहुत संभावना है कि वे उस समस्या को सच में सुलझा दें। पॉइंट है। तो क्या एक 14 साल के बच्चे का ईगो भी किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट जैसा ही नहीं है? एकदम सटीक और शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी भी टीनेजर का ईगो अत्यधिक नाजुक होता है। जब आप दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने उसे डांटते हैं तो उसका लक्ष्य ये नहीं होता कि अरे मैंने गलती की है, मुझे इससे सीखना चाहिए। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मुझे इन लोगों के सामने अपनी बची खुची इज्जत कैसे बचानी है। और इज्जत बचाने का सबसे आसान तरीका है पलटकर आप पर हमला करना या वहां से भाग जाना। इसीलिए पब्लिक में डांटना काम नहीं करता। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि एकांत में समझाएं, लेकिन पब्लिक में उस बच्चे के लिए ढाल बने। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, जब वो कोई गलती करता है और उसे लगता है कि अब सबके सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है, लेकिन आप वहां कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसे घर पर आपस में सुलझा लेंगे, आप सोच भी नहीं सकती कि ये एक कदम उस बच्चे के अंदर आपके लिए कितना गहरा भरोसा पैदा कर सकता है। आप उसे बता रहे हैं कि दुनिया के सामने आप हमेशा उसकी टीम में हैं। पब्लिक में ढाल, प्राइवेट में सुधार, ये एक लीडरशिप मंत्र है, लेकिन ये रोजमर्रा की लड़ाइयां हैं। स्रोत हमें इन लड़ाइयों को जीतने के बाद एक दीर्घकालिक सफलता तक ले जाने के लिए पूरे 90 दिनों का एक मास्टर प्लान देता है। हाँ, 90 डेज प्लान। मैं ये समझना चाहती हूँ कि 90 दिन ही क्यों? ये एक पूरी तिमाही है। क्या दिमाग को सच में रीवायर होने में इतना लंबा समय लगता है? हाँ, क्योंकि आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे हैं, आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हैं, यानी पूरी पहचान बदल रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार किसी नए व्यवहार को एक स्वचालित आदत बनने में औसतन 66 से 90 दिन लगते हैं। अच्छा, तो ये विज्ञान पर आधारित है? बिल्कुल। इस प्लान का फेज 1, जो दिन 1 से 30 तक है, वो कंट्रोल का है।
यहाँ पूरा फोकस सिर्फ रूटीन सेट करने पर है। कब उठना है, कब खाना है, कब फोन जमा करना है। तो यहाँ गार्डियन एक सख्त गाइड होता है। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा बातचीत की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ सिस्टम को लागू किया जाता है। ये फेज 1 तो समझ आता है, लेकिन फेज 2 जो दिन 31 से 60 तक है, उसमें जाना किसी भी गार्डियन के लिए बहुत डरावना होता होगा। वो क्यों? क्योंकि इसे पर्सनैलिटी बिल्ड कहा गया है। यहाँ गार्डियन को सख्त गाइड से एक मेंटोर बनना होता है। मतलब आपको वो कंट्रोल थोड़ा ढीला करना पड़ता है और संवाद बढ़ाना पड़ता है। आपको आलोचना कम करनी है और प्रोत्साहन ज्यादा देना है। ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये आसान नहीं होता। गार्डियन को डर लगता है कि कंट्रोल छोड़ते ही बच्चा वापस पुरानी आदतों में चला जाएगा। हाँ, वो डर तो रहेगा ही। लेकिन ये जरूरी है। अगर आप हमेशा सख्त गाइड रहेंगे तो वो कभी खुद फैसले लेना नहीं सीखेगा। फेज 2 में आप उसे ये सिखाते हैं कि समाज में बात कैसे करनी है, लोगों की मदद कैसे करनी है। और फिर आता है फेज 3। हाँ, दिन 61 से 90। यहाँ गार्डियन सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम रह जाता है। अब बच्चा अपनी नई पहचान को खुद जी रहा होता है। इस पूरी पहचान बदलने की प्रक्रिया में स्रोत में एक वाक्य है जिसे इमरजेंसी लाइन कहा गया है। ये वाक्य है, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, मैं तेरे साथ हूं, बस ये आदत गलत है। बहुत पावरफुल लाइन है ये। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चे को बैड बॉय या बिगड़ैल मत कहो। रोज उसे ये याद दिलाओ कि तू एक अनुशासित बंदा बन रहा है। मुझे बताइए, क्या सिर्फ शब्दों के इस हेर फेर से, सिर्फ ये कह देने से कि तुम अनुशासित हो, सच में किसी इंसान के दिमाग की वायरिंग बदल सकती है? क्या वो सच में वो बन सकता है जो हम उसे बुला रहे हैं? मनोविज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है, GPS। हाँ, अगर आप जीपीएस में रोज बैड बॉय या नालायक टाइप करेंगे तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसी रास्ते की गणना करेगा और आपको वैसे ही फैसले लेने पे मजबूर करेगा। मैं तो हूं ही बुरा, तो मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूं? ओह, ये तो बहुत तार्किक है। लेकिन जब आप लगातार कहते हैं तू एक अनुशासित बंदा बन रहा है, तो आप उस जीपीएस में एक नया डेस्टिनेशन डाल रहे हैं। शुरुआत में शायद बच्चा इस पर विश्वास ना करे, लेकिन स्रोत का वो वाक्य बहुत शक्तिशाली है। बच्चा वही बनता है जो वो रोज सुनता है। वाओ। जब वो बार बार सुनता है कि वो अनुशासित है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उस नई छवि के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। वो खुद को उस नए सांचे में ढालने लगता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बच्चा वही बनता है जो वो रोज सुनता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के दौरान मुझे बार बार एक ही बात महसूस हो रही है। हमने शुरुआत एक 14 साल के बच्चे की डायरी और एक पेरेंटिंग गाइड से की थी, लेकिन क्या ये फ्रेमवर्क सिर्फ पेरेंट्स या बच्चों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक लीडरशिप और मैनेजमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट है। जैसे किसी कंपनी में HR का रोल? हाँ, मान लीजिए आप किसी कंपनी में HR हैं या किसी टीम के मैनेजर हैं। अगर कोई एम्प्लॉई खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या आप सबके सामने मीटिंग में उस पर चिल्लाएंगे? नहीं, वो तो फिर से वही PR क्राइसिस वाली बात हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो डिफेंसिव हो जाएगा। एक अच्छा लीडर पहले अपनी टीम के साथ कनेक्शन बनाता है, स्पष्ट बाउंड्री सेट करता है, पब्लिक में उनकी गलतियों को कवर करता है और अकेले में फीडबैक देता है। ये मानव मनोविज्ञान का एक यूनिवर्सल नियम है। और सिर्फ कॉर्पोरेट लीडरशिप ही क्यों, ये हम सब पर व्यक्तिगत रूप से लागू होता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी जिद्दी आदत है, कोई ना कोई ऐसा व्यवहार है जिससे हम खुद नफरत करते हैं। बिल्कुल, जैसे फोन की लत या गुस्सा आना या टालमटोल की आदत। हमने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 24 साल की उम्र में इंसान की पहचान पक्की हो जाती है, जबकि 14 साल की उम्र में उसे बदला जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। क्या हम वयस्कों की पहचान सच में पूरी तरह से पत्थर की लकीर बन चुकी है? सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने ही दिमाग पर ये आइडेंटिटी शिफ्ट लागू करें? क्या होगा अगर हम आईने के सामने खड़े हों और खुद को एक क्रूर वार्डन की तरह गालियां देने के बजाय, जैसे मैं तो हमेशा ही आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, हम खुद से एक गार्डियन की तरह बात करें? खुद के मेंटोर बन जाएं। हाँ, अगर हम खुद को वही इमरजेंसी लाइन बोलें, मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं, बस मेरी ये एक आदत गलत है। अगर हम खुद के दिमाग रूपी पौधे की पत्तियों को खींचने के बजाय उसे सही कनेक्शन और 90 दिन के कंसिस्टेंट रूटीन का पानी दें,